हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वायरसेस के बारे में। वायरस में जो मेजरली टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे उनमें से है इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, डिस्कवरी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके जनरल मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैटिन वर्ड में वायरस का जो मीनिंग है, वायरस को ऐसा माना गया है कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है, इसलिए इसको कहा गया है वेनमस फ्लूइडम। ओके, वेनमस फ्लूइडम ऐसा कहा गया है। तो वायरस यानी कि लैटिन में वेनम या पॉइजनस फ्लूइड ऐसा कहा गया है। वायरस जो है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, नॉन सेलुलर और हाईली इन्फेक्शियस एजेंट है। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी थी वो एडोल्फ मेयर, उन्होंने 1886 में टोबैको लीव्स से जो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, तो टोबैको लीफ में कुछ डिजीज या कुछ पैटर्न नजर आया। पैचेस में लीफ के ऊपर कुछ इन्फेक्टेड पैचेस नजर आए टोबैको लीफ के ऊपर, और उस लीफ को क्रश करके उसका जो जूस है वो जब हेल्दी टोबैको प्लांट्स या लीफ में स्प्रे किया गया तो देखा गया कि हेल्दी लीव्स भी, हेल्दी प्लांट्स भी डिजीज्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो टोबैको लीफ में हुई थी। ओके, इसी तरह ग्रेजुअली सबसे पहले मेयर की बात की हमने, फिर 1892 में आई इवेनोवास्की। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि उससे पहले लोगों को फंगस के बारे में पता था, बैक्टीरिया के बारे में पता था ऑलरेडी, पर वायरस के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो देखा गया कि ये जो वायरस है इसको फिल्टर नहीं किया जा सका। ठीक है, स्मॉल बैक्टीरियाज को फिल्टर किया गया पर वायरसेस को फिल्टर नहीं किया जा सका, ऐसा देखा गया। फिर 1898 में बेजरिंग नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए टोबैको डिजीज, मोजाइक डिजीज के ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर इस कोई कुछ तो कंटेजियस लिक्विड है, यानी कि जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, एक कंटेजियस लिक्विड के वजह से ये हो रहा है। ठीक है, उसको बाद में उन्होंने वायरस का नाम दिया। ठीक है, फिर तब तक भी वायरस, मतलब जब उन्होंने बोला कि कंटेजियस लिक्विड है, तब तक भी वायरस के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। बट इस बात को 40 साल लग गए, वायरस का एक्चुअल नाम उसको मिलने के लिए 40 साल लग गए। उससे पहले कंटेजियस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड, ऐसे नाम से वायरस जाना जाता था। फिर 1935 में स्टैनले नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने टोबैको लीफ के ऊपर जो भी लिक्विड में जो मतलब हम कहेंगे वायरस था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस था, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ प्रोटीन को टोबैको लीफ में रब किया गया और देखा गया कि टोबैको लीफ में डिजीज हो रहा है। कौन सा? टोबैको मोजाइक डिजीज हो रहा है। इससे इस रिजल्ट के लिए स्टैनली को नोबेल प्राइज मिला। ओके, और देखा गया फिर जो प्रोटीन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस के बारे में बात की जा रही थी, उसमें प्रोटीन ही नहीं बल्कि आरएनए भी है, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए, यानी कि ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वायरस, ऐसा धीरे धीरे डिस्कवरी होने लगा। फर्स्ट वायरस इसलिए टोबैको मोजाइक वायरस को कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1939 में देखा गया। किसने देखा? काउशे एंड कलीग्स, काउशे एंड उनकी टीम ने देखा। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने दिए हैं वायरस के बारे में, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि वायरसेस जो है वो नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं और वो सेल्स नहीं है, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो सेलुलर नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उनके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता और किसी तरह का सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, और वो कोई मेटाबॉलिज्म भी शो नहीं करते, उनकी बॉडी में कोई फिजिकल प्रोसेस या कोई बायोकेमिकल प्रोसेस उनकी बॉडी में दिखता नहीं है। वायरसेस जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ये सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, ठीक है,
कंपलसरी एक ही होस्ट यूज करते हैं। ओके, पैरासाइट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये होस्ट को यूज करते हैं खुद के लिए और खुद के डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं होस्ट बॉडी को। वायरसेस कैन बी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो वायरसेस केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। दे आर 10 to 100 times smaller than bacteria and its size ranges to 20 to 300 nanometer. So virus can pass easily through bacteriological filter. So जो बैक्टीरिया स्टडी के लिए जो फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, वायरसेस जो है उसमें से इजीली फिल्टरेबल है, पास हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया से उनकी साइज जो है वो छोटी है। Size of viruses measure with the help of ultrafiltration, ultracentrifugation and electron microscopy. तो वायरस के साइज जो है मेजर करने के लिए ये सारे प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं। वायरस डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बात तो हमने पहले भी डिस्कस की। चलिए, तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। वायरस एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। कैसा? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल्स के बॉडी के बाहर रहता है। ओके, जब इन्फेक्शन कॉज करना है तभी वो अंदर आता है। तो इनमें जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है और एक प्रोटीन कोड रहता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, जिससे न्यूक्लिक एसिड प्रोटेक्टेड रहता है। कैप्सिड का फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना और न्यूक्लियेजेस और बाकी फैक्टर्स से उसको बचाना। न्यूक्लियेजेस क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देंगे, डिग्रेडेशन कर सकते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। ऑब्वियसली कैप्सिड प्रोटीन मॉलिक्यूल है, पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन का चेन। कैप्सिड शोज टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री दैट आर क्यूबिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। कैप्सिड की सिमेट्री यानी कि स्ट्रक्चर का टाइप होता है, क्यूबिकल शेप हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, आइकोसाहेड्रल हो सकता है, हेलिकल सिमेट्री भी है। टोबैको मोजाइक वायरस उसका एग्जाम्पल है हेलिकल सिमेट्री का। Icosahedral symmetry shows 12 vertices and 20 sides. Different viruses have different shape. Most animal viruses are roughly spherical in shape as well as pox viruses are brick shape, है ना? TMV is a rod shape. Envelope, अभी वायरसेस में कुछ टाइप होते हैं जिसमें हम कहते हैं एनवेलप वायरस। सो एनवेलप यानी कि लिपिड और प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर से खुद को कवर कर लेना। तो वायरस जब होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तो उनके ऊपर एक कवरिंग चढ़ जाता है, ठीक है, जो कि होस्ट सेल का ही कवरिंग होता है। जनरली जो सेल का नेचर है, सेल मेम्ब्रेन का नेचर, वो होता है लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ, ठीक है। तो enveloped viruses means made up of lipoprotein and is derived from host cell membrane. Viruses require a living media like embryonic egg, cell culture or bacterial cell. So viruses require a living media like embryonic egg, cell culture और bacterial cells, यानी कि उनको अगर हम देखना चाहते हैं वायरसेस का फंक्शन कैसा है, उनका फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसे चलता है, उसके लिए हमें कोई एक होस्ट चाहिए, तो कोई लिविंग सेल चाहिए। तो ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जहाँ कि हम देख सकते हैं ये ऊपर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है एनवेलप प्रोटीन है, उसके नीचे एनवेलप, ठीक है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है वायरल जीनोम। सो वायरस का जीनोम, आरएनए, डीएनए, कोई भी टाइप ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस में देखा जाता है। न्यूक्लियो कैप्सिड यानी कि जो जीनोम को कवर कर रहा है, प्रोटीन से बना हुआ है कैप्सिड, ठीक है। और ये वायरल टेग्यूमेंट यानी कि उसके भी बाहर एनवेलप के बाद जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वायरल टेग्यूमेंट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, आउटलाइन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप बैक्टीरियोफाज नाम के एक वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जहाँ जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हेड है, ठीक है। अंदर हेड ने जो अंदर कवर किया हुआ है वो है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। हेड जो बना हुआ है वो है प्रोटीन से बना हुआ होता है। देन इसमें इंटरनल कुछ प्रोटीन्स है, नेक रीजन है, टेल शीथ है, ठीक है, टेल फाइबर्स है, ठीक है। देन नीचे एंड प्लेट ऐसा कहते हैं, या बेस प्लेट भी कहते हैं उसको, ओके। तो ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए आपको पूछा जाता है जनरली। तो इस तरह से आपको लेबलिंग ध्यान में रख के डायग्राम ड्रॉ करना है। तो
तो वायरसेस के कुछ लाइफ साइकिल पैटर्न्स होती हैं, ठीक है। वायरसेस का होस्ट बॉडी में जाने के बाद कुछ पैटर्न होता है खुद के मल्टीप्लिकेशन का, ग्रोथ का, ओके। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टेप 1, जिसे हम कहते हैं अटैचमेंट। तो फाज जो है, ये जो बैक्टीरियोफाज आप देख रहे हैं, ये आकर बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर अटैच होता है ना। अंदर आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं वो है बैक्टीरियल डीएनए। सो इस तरह से बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर यहाँ पे 2 फाज अटैच हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। सो उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए बैक्टीरियल बॉडी के अंदर है, उसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा और वहाँ से प्रोटीन और एमआरएनए का सिंथेसिस होगा। और वो प्रोटीन और एमआरएनए जो है उसके अपने ही बॉडी को डेवलप करेंगे, जैसे कि उसका हेड, उसका नेक रीजन, उसके टेल फाइबर्स, उसका बेस प्लेट, ओके। ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगी बैक्टीरियल बॉडी के अंदर। और फिर उसके बाद उसका असेंबली करेंगी, यानी कि हर एक पार्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ेगी। फिर जो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए का, हर एक ये हेड रीजन में वो जेनेटिक मटेरियल एंटर किया जाएगा, भरा जाएगा, सारी बॉडी फिट होगी, ठीक है। पार्ट्स जो है उसकी फिटिंग होंगी और फिर से आपको दिखेगा कि इस तरह से बैक्टीरियोफाज एंडोलाइसिन नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट करेगी, ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करेगी और वो सिक्रीट करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। बैक्टीरिया को में पोर्स बना देंगे, बैक्टीरिया बॉडी में पोर्स यानी कि छेद बना देंगे और फिर बैक्टीरिया को तोड़कर फैजेस जो हैं वो बाहर चले जाएंगे और दूसरे बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस तरह से वायरस का लाइफ साइकिल जो है वो चलता है, ओके। सो यहाँ पे कौन से स्टेप्स देखिए। पहला स्टेप है अटैचमेंट, दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन, यानी कि पेनिट्रेशन मतलब इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तीसरा स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जहां एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, फैज डीएनए का रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद असेंबली ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ वायरस, देन रिलीज, ओके। तो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम लाइटिक साइकिल के नाम से जानेंगे। सो वायरस का जो ये लाइफ साइकिल हमें देखने को मिल रहा है, इसे हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल के बारे में हमने अभी डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में देख लिया। यहाँ हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि वायरुलेंट फाज मतलब ऐसे फाज जो होस्ट बॉडी को मार डालते हैं, सिंपल सी बात है, ओके। दे लीड टू द डेथ ऑफ द सेल थ्रू लाइसिस, सेल लाइसिस। टेम्परेट फाज मतलब ऐसे फाजेस दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ होस्ट क्रोमोसोम and replicated with the cell genome until such time they are induced to make newly assembled virus or progeny viruses. तो टेम्परेट फाज यानी कि ऐसे फाज जो कि दूसरे होस्ट बॉडी के जीनोम का पार्ट बन के कुछ समय के लिए रहते हैं, ओके। और फिर ओके, तो तब होस्ट बॉडी का पार्ट बन के, होस्ट बॉडी के जीनोम का पार्ट बन के रहते हैं और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो खुद के बॉडीज का असेंबली भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो होस्ट बॉडी का पार्ट बन के रहते हैं, तो उन्हें हम प्रोजेनी वायरसेस भी कहते हैं, ओके। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लाइटिक साइकिल हमने डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हमने कहा कि वो सेल को डिस्ट्रॉय करता है, लाइटिक साइकिल में सेल डिस्ट्रॉय होता है। हमने T4 फाज के बारे का एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। जनरली T इवन फाज बोला गया क्योंकि T4 फाज इवन फाज के कैटेगरी में आता है। एंड उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ई कोलाई को इन्फेक्ट करने वाला फाज, ओके, एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफाजेस। तो देख वन बाय वन हम आगे देखेंगे। तो ये प्रोसेस हमने डिस्कस की। अटैचमेंट, ठीक है, तो किस तरह से अटैच होता है, फिर जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट करता है, फिर सिंथेसिस मतलब अपना डीएनए रेप्लिकेशन है ना, ट्रांसलेशन, ये सारे प्रोसेसेस करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, मैचुरेशन यानी कि सारे सब पार्ट्स का ज्वाइनिंग होता है, फिर लाइसिस होकर रिलीज होता है, ओके। तो ये है पेनिट्रेशन का स्टेप, फिर बायोसिंथेसिस का स्टेप, मैचुरेशन, देन लाइसिस होकर जो फाजेस हैं वो बाहर निकलेंगे। और सो नेक्स्ट टाइप ऑफ साइकिल जो है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या है। सो लाइसोजेनिक साइकिल यानी कि
फाज जीनोम इसी तरह एंटर करेगा जिस तरह लाइटिक साइकिल में एंटर हुआ था, अटैचमेंट करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, ठीक है। बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर अटैचमेंट होगा फाज का, अपना जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। ओके, और जो एग्जाम्पल है फाज का यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल में, वो है लैम्डा फाज। सो ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, इंस्टेड ऑफ किलिंग द होस्ट, द फाज जीनोम इंटीग्रेट्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड बिकम्स द पार्ट ऑफ द होस्ट। बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करता, उसके जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि ज्वाइन हो जाता है और पार्ट बन जाता है एक बैक्टीरिया के बॉडी का, ठीक है। बैक्टीरियल बॉडी के अंदर क्या क्या है, बैक्टीरिया का अपना जीनोम तो है ही है, प्लस ये भी है, वायरस का जीनोम भी है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोफाज। और जो बैक्टीरिया पूरी की पूरी बैक्टीरिया है जो अपने अंदर अपना भी जीनोम और वायरस का भी जीनोम लिए बैठी है, उसको कहते हैं लाइसोजेन। और इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसोजेनी। जब भी कोई बैक्टीरिया टेम्परेट फाज से इन्फेक्टेड होता है, उसे कहते हैं लाइसोजेनी। It is typical of temperate phages to be latent or inactive within the cell। ठीक है, ये एक peculiar feature है टेम्परेट फाजेस का, एग्जाम्पल लैम्डा फाज, ठीक है, जो कि सेल के बैक्टीरिया सेल के अंदर जाके इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने जीनोम को इंटीग्रेट करके कुछ समय बिताते हैं। एज द बैक्टीरियम रेप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम, तो बैक्टीरिया जैसे अपने क्रोमोसोम को रेप्लिकेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली फाज का डीएनए भी रेप्लिकेट कर देगा और नए डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ फाज में अल्टर द फिनोटाइप ऑफ बैक्टीरियम। अभी फाज का वायरस का डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो था वो अलग है ना, और अपने साथ साथ बैक्टीरिया ने उसका भी जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो इसके वजह से बैक्टीरियल बॉडी का जो फिनोटाइप है, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जीन्स हो सकते हैं, टॉक्सिन जीन्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसके वजह से बैक्टीरिया की भी वायरुलेंस बढ़ सकती है। और वो वायरुलेंस कौन बढ़ा रहा है, जो वायरस है, ठीक है, जो वायरस का जीनोम है उसके अंदर इंटीग्रेट हुआ है, वो बढ़ा रही है। तो कहा गया है कि जो चेंज हुआ है, यानी कि वायरुलेंस में जो चेंज हुआ है, बैक्टीरिया बदला 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 सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो वायरस के डीएनए के हिसाब से जो प्रोटीन है उसकी बॉडी में बनने लग गए। दिस चेंज इन होस्ट फेनोटाइप इज कॉल्ड लाइसोजेनिक कन्वर्जन और फाज कन्वर्जन। वेरी इंटरेस्टिंग। सम बैक्टीरिया सच एज विब्रियो कोलेरी एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ओके, आर वायरुलेंट इन एब्सेंस ऑफ देयर प्रोफाज। तो ये कुछ एग्जाम्पल उन्होंने एक्सेप्शन बताया है। तो विब्रियो कॉलेरी जो है टाइप ऑफ बैक्टीरिया में डिस्कस होता है, ठीक है, जहाँ कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम, विब्रियो ऐसे टाइप हम पढ़ते हैं। तो विब्रियो कोलेरी एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। ये लेस वायरुलेंट होते हैं इन एब्सेंस ऑफ प्रोफाज, यानी कि उनके साथ अगर कोई वायरस कॉम्बिनेशन में रहे, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करके इनके साथ अपना प्रेजेंस दिखाए कोई वायरस, तो ये ज्यादा वायरुलेंट बन जाते हैं। द फाजेस इन्फेक्टिंग दीज बैक्टीरिया कैरी टॉक्सिन जीन्स, देयर जीनोम एंड देन एनहांस द वायरुलेंस ऑफ द होस्ट। यही हमने बातें डिस्कस की। इन केस ऑफ विब्रियो कोलेरी, फाज एनकोडेड टॉक्सिन कैन कॉज सीवियर डायरिया, ठीक है। अगर फाज इनके बैक्टीरिया के जीनोम में फाज का भी जीनोम अटैच है, तो ये हमारी बॉडीज पे ज्यादा इफेक्ट दिखा सकते हैं, यानी कि ज्यादा वायरुलेंस दिखा सकते हैं। उसी तरह सी बोटुलिनम यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है, ये द टॉक्सिन कैन कॉज पैरालिसिस आल्सो। So during lysogeny, the prophage will persist in the host chromosome until induction, which results in the excision of viral genome from the host chromosome। तो तब तक ये अपना वायरुलेंस दिखाते रहेंगे जब तक जो जीनोम अटैच हुआ था वो खुद से एक्सीज होकर, यानी एक्सीजन मतलब टूट कर अलग ना हो जाए, ठीक है, अपना वायरल जीनोम जो है वो सेपरेट ना हो जाए होस्ट क्रोमोसोम्स से, तब तक जो इन्फेक्शन है, जो वायरुलेंस है, वो दिखता रहता है। After induction has occurred, the temperate phage can proceed through a lytic cycle and then undergo lysogeny in a newly infected cell। तो जब तक फिर जब इसका एक्सीशन हो जाएगा, यानी कि जब वो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से कुछ समय के बाद सेपरेट हो जाएगा, अपना बॉडी बनाएगा, ठीक है, और
फिर से न्यूली फाजेस को, अब बैक्टीरिया एक एज के बाद अपने आप मर गई या डिग्रेड हो गई, अब ये वायरसेस तो मरेंगे नहीं, ये तो जिंदा ही है, तो ये जाके फिर न्यूली बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से इनका पैटर्न चलता है लाइसोजेनी में। सो जो हम लाइसोजेनी की बात करते हैं, हमने कहा कि वो द सेल, द फाज इन्फेक्ट्स द सेल, यानी कि हम लैम्डा फाज का एग्जांपल लेके पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से पेनिट्रेशन, अटैचमेंट और पेनिट्रेशन हुआ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है वो वायरल जीनोम है, और जो पिंक या रेड कलर, पिंक कलर का है वो बैक्टीरियल डीएनए है। ओके, द फाज डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। फिर बैक्टीरियल सेल जो है वो 2 सेल में, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो उन्होंने एक दूसरे को दोनों सेल्स में जो डीएनए है वो इक्वल इक्वल दिया, दोनों को वायरल डीएनए मिला है। ओके, लेकिन अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से वायरल डीएनए जो है वो अलग हो जाए और वो अपना अपना एक्सप्रेशन करे, ठीक है। मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइसोजेनिक पैटर्न को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर सकती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फाज डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फाज प्रोटीन आर मेड, तो सिमिलरली लाइटिक साइकिल में जैसा प्रोसेस हो रहा था वैसा ही प्रोसेस बाद में फॉलो हो सकता है, लेकिन कब? जब एक्सेस स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो लाइसोजेनिक साइकिल भी टर्न लेके लाइटिक साइकिल बन सकती है। ओके, तो ये था इस पूरे लेक्चर सेशन में। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। ओके, हमने मेजरली यहाँ लाइटिक एंड लाइसोजेनिक और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए वायरस के। आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।